प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण किया। 9,800 करोड़ रुपए की इस परियोजना का फायदा 25 लाख से अधिक किसानों को होगा। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन व्यय लेखा की जांच के लिए उपस्थित नहीं होने वाले 123 प्रत्याशियों को जारी किया नोटिस। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 131 करोड़ 99 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कल 16 जिलों में कोरोना संक्रमण के एक भी मामले सामने नहीं आए। और केंद्र सरकार की जिला खनिज न्यास निधि से कोरबा जिले के गरीब मेधावी छात्रों के सपनों को मिली उड़ान। मुफ्त उच्च शिक्षा हासिल करना हुआ आसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बलरामपुर सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। 9,008 करोड़ रुपए से अधिक लागत से तैयार इस परियोजना से 14 लाख हेक्टेयर से अधिक खेतों की सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था तो इसकी लागत 100 करोड़ रुपए से भी कम थी। आज ये लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद पूरी हुई है। पहले ही सरकारों की लापरवाही की 100 गुना ज्यादा कीमत देश को चुकानी पड़ी है। देश की नदियों के जल का सदुपयोग हो, किसानों के खेत तक पर्याप्त पानी पहुंचे, ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का काम पूरा होना इस बात का सबूत है कि जब सोच ईमानदार होती है तो काम भी दमदार होता है। देश आज हर वो काम कर रहा है जो 21वीं सदी में हमें नई ऊंचाई पर ले जाए। देश के विकास के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि पानी की कमी कभी बाधा न बने। इसलिए देश की नदियों के जल के सदुपयोग हो, किसानों के खेत तक पर्याप्त पानी पहुंचे, ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का पूरा होना इस बात का सबूत है कि जब सोच ईमानदार होती है तो काम भी दमदार होता है। दशकों से आप इसके पूरे होने का इंतजार कर रहे थे। घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी की जल शक्ति अब इस क्षेत्र में समृद्धि का नया दौर लेकर आने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के मॉडल का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। इससे पहले श्री मोदी ने ट्वीट में कहा है कि इस परियोजना से पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई संबंधी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी और ये किसानों के लिए वरदान साबित होगी। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन व्यय लेखा की जांच के लिए उपस्थित नहीं होने वाले 123 प्रत्याशियों को नोटिस जारी किया है। निर्वाचन आयोग ने व्यय लेखा की प्रथम जांच के लिए 1,345 प्रत्याशियों को बुलाया, जिसमें से 1,222 प्रत्याशी लेखा जांच के लिए उपस्थित हुए। उपस्थित नहीं होने वाले सभी प्रत्याशियों को आगामी तिथि में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। उल्लेखनीय कि राज्य में नगरीय निकाय चुनाव में उम्मीदवारों के खर्चे पर छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की पैनी नजर है। निर्वाचन व्यय का लेखा जोखा रखने के लिए आयोग द्वारा व्यय प्रेक्षकों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी निकायों में व्यय संपरीक्षक भी नियुक्त किए गए हैं।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और निकाय उपचुनाव के लिए 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 दिसंबर को मतगणना होगी। चुनाव और उपचुनाव के लिए कुल 1037 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव बैलेट पेपर और मतपेटी के माध्यम से होंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 131 करोड़ 99 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 76,36,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 7,992 कोविड के नए मामलों की पुष्टि हुई है। देश में इस समय 93,277 मरीजों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 9,265 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.36% है। देश में अब तक 65 करोड़ 46 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 140 करोड़ से अधिक कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के 32 नए मामले सामने आए। वहीं 16 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया। राज्य में कल 16 जिलों में कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। राज्य में इस समय कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 368 है। केंद्र सरकार की जिला खनिज न्यास निधि से खनन प्रभावित क्षेत्रों को मिलने वाली राजस्व की राशि कोरबा जिले के मेधावी छात्रों के लिए वरदान साबित हो रही है। खनन प्रभावित और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के मेधावी छात्रों के लिए इस धनराशि से उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करना आसान हो गया है। इस बारे में कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने बताया कि जिला खनिज न्यास निधि से खनन प्रभावित और वनांचल के चुने हुए 10 मेधावी छात्रों को रायपुर स्थित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट संस्थान में दाखिला कराया गया है। उनकी पढ़ाई का सारा खर्च जिला खनिज न्यास निधि से उठाया जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कोर्स में बीएससी के कोर्स जो कि 3 साल का होता है और डिप्लोमा के कोर्स जो 1 साल होता है, इसके लिए ज़िले में डीएमएफ मद से 10 बच्चों का चयन किया गया है और इसके लिए बाकायदा जो है विज्ञापन जारी किया गया था और 100 बच्चों की काउंसलिंग की थी और काउंसलिंग में जो है बच्चों की योग्यता के आधार पर उसका चयन किया गया है। कोरबा जिले में होटल मैनेजमेंट के पाठ्यक्रम के लिए चुने जाने वाले छात्रों में 7 छात्राएं और 3 छात्र हैं। इन सभी ने इस योजना को काफ़ी लाभकारी बताया। होटल मैनेजमेंट के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए और जो कि 1.5 साल का कोर्स है। मेरा चयन जिला स्तरीय पर जिला प्रशासन द्वारा होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा इन होटल फूड प्रोडक्शन में सिलेक्शन हुआ है, जिसके लिए मैं जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वहीं लाइवलीहुड कॉलेज के एपीओ अरुणेंद्र मिश्रा ने बताया कि प्रदेश के साथ ही कोरबा जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए मेधावी छात्रों को होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराया जा रहा है ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। समस्त जो एकेडमिक शुल्क रहेगा, हॉस्टल शुल्क रहेगा और मेस फीस रहेगी वो जिला प्रशासन द्वारा वहन किया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा अनुरूप चूँकि कोरबा एक अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिला है, तो यहाँ पे एसटी, एससी और बीपीएल कार्डधारी और अंत्योदय कार्डधारी छात्रों का हमने सिलेक्शन किया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने खनन प्रभावित जिलों से मिलने वाले राजस्व की राशि का उसी जिले के विकास में खर्च करने के लिए जिला खनिज न्यास निधि का गठन किया है। इस राशि से मेधावी छात्रों को मुफ्त उच्च शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती के बारे में, जिन्हें महाकवि भारतीयार के नाम से भी जाना जाता है। उनकी कविताओं में राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। वे एक कवि होने के साथ साथ भारतीय स्वाधीनता संग्राम में शामिल सेनानी, समाज सुधारक और पत्रकार थे। आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और आधुनिक तमिल कविता के प्रणेता सुब्रमण्यम भारती को याद करते हैं, जिनका जन्म 11 दिसंबर 1882 को हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनके गीतों और रचनाओं ने देशभक्ति का डंका बजा दिया था। उन्होंने महिलाओं और तथाकथित पिछड़ी जातियों की मुक्ति की दिशा में भी काम किया।
மனிதரை நினைந்து விட்டால் நிலை கட்ட மனிதரை நினைந்து விட்டால் நெஞ்சு பொறுக்குதில்லையே நெஞ்சு பொறு। बारदियार महिलाओं के अधिकारों के हिमायती थे और उनका मानना था कि महिलाएं संस्कृति की संरक्षक हैं और उन्हें समाज का नेतृत्व करना चाहिए। बारदियार के शब्दों में सिस्टर निवेदिता ने उन्हें राष्ट्र की सच्ची सेवा का अर्थ सिखाया। बारदियार ने सम्मान स्वरूप अपने राष्ट्रीय गीतों का पहला खंड उन्हें समर्पित किया था। ஆயிரம் புங்கிங்கு ஜாதி எனில் அந்நியர் வந்து புகழ் என்ன நீதி தாயின் வயிற்றில் பிறந்தோர் ஒரு தாயின் வயிற்றில் பிறந்தோர் தம்முள் சண்டை செய்தாலும் சகோதரர் அன்றோ। बारदियार ने राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों पर लिखा। उनके द्वारा रचित गीत और कविताएं दुनिया भर के तमिल कलाकारों की साहित्यिक और संगीतमय रचनाओं की सूची में शामिल हैं। उन्होंने आधुनिक रिक्त पद्य के लिए मार्ग प्रशस्त किया और कई पुस्तकें लिखी, जिनमें शामिल हैं कन्नन पाट्ट, पांचाली सबदम और कुइल पाट्ट। अंजी अंजी शावार இவர் அஞ்சாத பொருளில்லை அவனியிலே அஞ்சி அஞ்சி சாவார் இவர் அஞ்சாத பொருளில்। इंडिया पोस्ट ने 1960 में उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। अब कुछ खबरें जिलों से। आज दुर्ग में राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अनेक प्रकरणों की सुनवाई की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के अध्यक्ष राजेश कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ जिला न्यायालय दुर्ग में कोविड-19 संक्रमण के बचाव को ध्यान में रखते हुए किया गया। सुनवाई के लिए 32 खंडपीठ का गठन किया गया था। इस नेशनल लोक अदालत में राजस्व न्यायालय से संबंधित प्रकरणों का भी निराकरण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में लंबित सिविल वाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, चेक बाउंस, पारिवारिक और श्रम मामलों का आपसी राजीनामे के आधार पर निराकरण किया गया। न्यायालय के प्रकरण के पक्षकारों को जागरूक करने के लिए 4 पैरालीगल वॉलंटियर की सेवाएं भी ली गईं। दुर्ग नेशनल लोक अदालत में 7000 से अधिक प्रकरणों को निराकरण के लिए रखा गया था। वहीं राजनांदगांव में भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उनकी पत्नी सहित अन्य सैन्य अधिकारियों और जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन से जुड़े लोगों ने मृतकों के सम्मान में गौरव स्थल पर मोमबत्ती जलाई और 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन के अध्यक्ष सूबेदार मेजर रिटायर्ड राजेश शर्मा ने कहा कि जनरल बिपिन रावत की कार्यकुशलता, उनकी तार्किक क्षमता और युद्ध रणनीतियों में दक्षता की वजह से ही उन्हें तीनों सेनाओं का मुख्य चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद दिया गया था। उनके कार्यकाल में देश ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि इस घटना से देश को अपूरणीय क्षति हुई है। उधर बिलासपुर में बहुप्रतीक्षित तिफरा फ्लाईओवर का काम अंतिम चरणों में है और बहुत जल्द इसे पूरा कर लिया जाएगा। कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने कल तिफरा फ्लाईओवर का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति की समीक्षा की। कार्यस्थल पर मौजूद तकनीकी अधिकारियों ने बताया कि रेलवे के हिस्से का काम अभी किया जा रहा है और ये काम अंतिम चरण में है। इसके बाद फ्लाईओवर के दोनों ओर डामरीकरण का कार्य किया जाएगा। 31 जनवरी तक ये काम पूरा हो जाएगा। फ्लाईओवर के तैयार हो जाने से बिलासपुर के लोगों को काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि फ्लाईओवर का काम निर्माण 70 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में 43 हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। इन हाथियों का झुंड उस इलाके में पिछले 13 दिनों से घूम रहा है। बताया गया है कि पिछले 2 दिनों में ही हाथियों ने 17 से ज्यादा मकानों को तोड़ दिया है। साथ ही कई किसानों की फसलों को चौपट किया है। इलाके में हाथियों के पहुंचने से लोगों में दहशत भी बढ़ती जा रही है। मरवाही वन रेंज में शुक्रवार को हाथियों ने 8 किसानों की फसलों को चौपट कर दिया था। हाथियों का ये झुंड अभी कोटमी परिसर क्षेत्र में मौजूद है। शुक्रवार को ये झुंड कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल और गौरेला पिंडरा मरवाही जिले की मरवाही वन रेंज की सीमा पर था।
इस दौरान मरवाही रेंज के अलग अलग इलाकों में हाथियों ने अनेक घरों और फसलों को नुकसान पहुंचाया। वन विभाग की टीम लोगों को लगातार समझाइश दे रही है कि किसी भी हाल में हाथियों के नजदीक न जाएं। वहीं हाथी प्रभावित क्षेत्रों में वन विभाग की टीम मुनादी भी करा रही है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।